वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि ये जो मॉडल टेस्ट पेपर जैक जारी किया है तो उस पर किस किस तरह का उसका कैसा तैयारी करना है, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा मॉडल टेस्ट पेपर के बेस पे हम वो सब बात किए थे। तो आज उस मॉडल टेस्ट पेपर का ये जो पार्ट 1 है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये जो वीडियो है तो इस सेगमेंट में हम लोग जितना ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे कितना जल्दी बना सकते हैं, कैसा हम लोग अप्रोच रख सकते हैं। तो अभी हम लोग इसका सेक्शन ए डील करेंगे इस वीडियो में। तो पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए। तो देखते हैं हम लोग ये जो सेक्शन ए है ये फुली ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे 1 से 30 क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन एक एक नंबर का है और सबके लिए 4 चॉइस हमको दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140? इसमें से कौन सा ये वाला या ये वाला 140 किसका प्राइम फैक्टराइजेशन है? तो भाई हम ज्यादा सोचने से अच्छा है कि उसको बना ले। 140 का डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। देखिए 35 5 7 एंड 7 1 मतलब 2 का पावर 2 किस में है? 2 का पावर 2 इसमें है। बस यही आंसर आपका सही है। 2 यहाँ पे 2 बार आया है। 2 का पावर 2 हमको देखना है। 2 का पावर 2 एक इसमें था और किसी में 2 का पावर 2 है नहीं है, तो मेरा यही ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन देखने का भी जरूरत नहीं। ऐसे हम लोग सीधे मैच कर लेते हैं। ऐसे मैच करा लीजिए परफेक्शन के लिए। 2 का पावर 2 एक 5 एक 7, ये आंसर आपका सही होगा। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है इस तरह का क्वेश्चन को जो है सो सॉल्व करने के लिए। जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसको तुरंत सॉल्व कीजिए। देखिए कि उसका आंसर मैच किससे कर रहा है, तो प्रोबेबल मैच ही आपको बता देगा कि जो है सो आंसर मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हम लोग का? ऑप्शन ए ये हो गया। आपको आंसर में सिर्फ ए लिखना है। आंसर इसका हो गया ए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि y इज इक्वल टू px का ग्राफ दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है? तो इसका बेसिक बस याद है, हम लोग तुरंत बता देंगे। अरे y इज इक्वल टू px लिखा है, इसको देखना है कि y इज इक्वल टू px लिखा है मतलब ये वाला x एक्सिस पे जहां जहां पे काटेगा, ये पैराबोला है, ये जहां जहां पे x एक्सिस पे काटेगा उतना इसका जो है सो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो कितना जगह एक एक्सिस को काटा? ये जो कर्व लाइन है एक जगह यहाँ पे एक जगह यहाँ पे, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 2। तो हमको पूछा था नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो x एक्सिस पे y इज इक्वल टू px है, तो कर्व लाइन x एक्सिस को जितना जगह काटेगा उसका जो है सो उतना जीरो होगा। अगर इस तरह का ग्राफ हमको दिया रहता और ये भी ग्राफ मेरा y इज इक्वल टू px का रहता तो और कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू px के लिए, तो यहाँ हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाता मेरा? इसके लिए 5 हो जाता। तो ध्यान क्या रखना है, ये जो कर्व लाइन है ये एक्स एक्सिस को जितना जगह काटेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। किसके लिए? अगर y इज इक्वल टू px है तो। इसको देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है, मतलब द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका इसमें से जीरो कौन है ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन को नहीं देखेंगे, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर ये माइनस 3 है, दूसरा साइड जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो x है तो स्क्वायर है, दूसरा साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। और याद रखिए रूट प्लस माइनस दोनों में होता है। तो ये जो रूट 3 है तो एक्चुअली x इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस रूट 3 भी होगा और माइनस रूट 3 भी होगा। तो इसमें देखिए प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कहाँ पे दिया? तो ये ऑप्शन तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो गया। एक माइनस 3 और एक प्लस रूट 3। तो बस हम लोग को सॉल्व करना है। तो रूट ये प्लस और माइनस दोनों में कैसे आता है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। हम लोग को बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालो, समझा रहे ये प्लस माइनस कैसे आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालो। तो 4 निकालना है तो इसको हम लोग 2 into 2 करेंगे, 2 बाहर आएगा, फिर से रूट 4। तो अगर हम -2 into -2 करेंगे तो भी तो वो +4 ही रहेगा। तो ये दोनों के लिए क्या बाहर निकलेगा? -2। तो ये जो रूट टूटता है तो ये प्लस और माइनस दोनों में इसका वैल्यू आता है। तो ये हम लोग को ध्यान देना है।
तो इस तरह से हम लोग का आंसर यहाँ पे क्या हो गया, -√3 + √3। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको और दे सकता है, यहाँ लिख देगा t² - 15, तो आपको बनाना होगा, आप बना सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको क्या करना है, हम लोग को ऑप्शन से सॉल्व करना है। जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के बेस पे सॉल्व करना है। यहाँ पूछता क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जो ax² + bx + c = 0 का फॉर्म में होगा, मतलब जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होगा, जिसमें ये जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर 2 होगा, वही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ ऐसा दिख तो कोई नहीं रहा है डायरेक्ट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग ऑप्शन ए को लेके चलेंगे। तो ये क्या है मेरा a - b²। तो ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत आसानी से और तेजी से हम तब बना सकते हैं जब सारा फॉर्मूला हम लोग को याद रहे। तो यहाँ चलिए करते हैं इसको, ए ऑप्शन को लेके चलते हैं। तो x - 2² तो a² - 2ab, तो 2 × 2 = 4x + b² + 1 = 2x - 3। ये क्या हो गया, x² - 4x + 2 × 2 = 4 + 1, ये 2x इधर आएगा तो माइनस, ये -3 इधर आया तो +3 = 0। x² - 4x - 2x - 6x, 4 और 1 5 और 3 8। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का डिग्री 2 आ गया, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 100% हो गया। हम फर्स्ट ही ऑप्शन में, अच्छा है, किस्मत अच्छा है कि फर्स्ट ही ऑप्शन को सॉल्व किए और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। अगर फर्स्ट वाला नहीं निकलता तो फिर क्या करते हम लोग, इसको ट्राई करते। ये भी नहीं निकलता तो क्या करते, फिर इसको ट्राई करते, और जब ये भी नहीं निकलता तो लिख देते नन ऑफ दीज। लेकिन हम लोग का किस्मत अच्छा, मॉडल सेट बनाने वाला फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको दे दिया, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया, ए। तो आप इस तरह से जब भी क्वेश्चन देगा तो ऑप्शन से जाना है, ऑप्शन को सॉल्व करके देखना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आया कि नहीं आया। आया तो वही जिस ऑप्शन में आया वो ऑप्शन आपका सही है, नहीं आया तो आगे बढ़ते जाइए। तो एमसीक्यू को टारगेट करना है, एमसीक्यू को बनाना है, सही आंसर लाना है, उसके लिए बेसिक बड़ा जरूरी है। जितना कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हर चैप्टर का अपना फॉर्मूला रहता है, वो सब कुछ आपको याद है। जितना अच्छा से याद है उतना अच्छा से आप उसका आंसर दे पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कहता है कि ax² + bx + c = 0 will have 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इसका 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट होगा। कब होगा, जब d = 0 होता है। जब d = 0 होता है, d = 0 होता है तो क्या होता है, इक्वल एंड रियल रूट्स होता है। जब d 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो यही दोनों चीज होता है। और एक होता है, अगर d 0 से छोटा है तो क्या होता है, नो रियल रूट्स। तो अब आपसे सवाल क्या पूछा है कि ax² + bx + c, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट होगा। कब तो 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट होता है तब जब d उसका 0 से बड़ा हो। और d का मतलब क्या है, d का मतलब है b² - 4ac, ये d का मतलब है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, b² - 4ac मेरे हिसाब से 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन ए इसका सही है। b² - 4ac 0 से बड़ा है, तो ही इसका जो है सो 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट होगा। तो इसका आंसर हो गया हम लोग का क्या, इसका हम लोग का आंसर हो गया ए। तो बस आपको आंसर क्या लिख देना है, ए। और इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद क्या रखना है, नेचर ऑफ रूट। क्या याद रखना है आपको इसमें, आप इसमें नेचर ऑफ रूट जरूर याद रखिएगा। नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नेचर ऑफ रूट्स आप याद रखिएगा। इस तरह का और भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। 6 में देखिए, एपी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू में ज्यादातर बेसिक रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा रहता है जेट में। अब इसमें क्या दिया था, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। तो भाई बहुत सिंपल है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है an + 1
माइनस ए एन। तो चलो निकालते हैं, ए एन प्लस 1 माने नेक्स्ट टर्म से पिछला वाला टर्म को घटाओ। तो यहाँ पे 10 में से 4 को घटाएंगे, देखिए तो क्या आया 6। तो देखिए 6 कहाँ दिया है, ए में नहीं दिया, बी में दिया है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया बी। ऑप्शन लिखना है हमको क्या करना है, इसका ऑप्शन लिखना है। आंसर हो गया बी। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस 7 में क्या क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कहता है इफ फर्स्ट टर्म ए ऑफ एन एपी इज 10 एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 10, देन थर्ड टर्म विल बी। तो A3 क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल है भाई, पूछा A3, अच्छा ठीक। तो A3 बराबर हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को जानते हैं A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। तो A का वैल्यू मालूम है 10 और D का भी वैल्यू मालूम है 10। तो 10 प्लस 2 10 जा 20, दोनों जोड़ करके 30। देखो ऑप्शन में 30 है, ऑप्शन में 30 है। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया सी। हम लोग का जो आंसर है वो आंसर क्या हो गया हम लोग का सी। बहुत सिंपल है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है दिस इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये ट्रिगोनोमेट्री का जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन पढ़ना है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमको याद क्या रखना पड़ेगा, ये वाला sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये cos थीटा होता है। इसी तरह से अगर cos 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो क्या होता है, तो sin थीटा हो जाता है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। तो जनरली देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका आंसर निकालने के लिए एक रफ वर्क करेंगे। ये 10 में, ये cot में, दोनों को एक ही चीज में एक ही जैसा दिखा देंगे। तो 10 को हम लोग क्या करेंगे, cot में चेंज करेंगे। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, और एक चीज और ध्यान रखना, cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो अभी यहाँ पे क्या है, tan 26 डिग्री है, tan ये 26 डिग्री है। तो हम लोग इसको cot में चेंज करने जा रहे हैं। तो 90 थीटा की जगह क्या है यहाँ पे 26 डिग्री। तो 90 में 26 घटा दिए तो कितना हो गया 64 डिग्री। तो क्या देखते हैं, tan 26 डिग्री बराबर, तो बराबर क्या हो गया हम लोग का 64 डिग्री। यहां से देखिएगा ये क्या किए, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और tan थीटा क्या है हम लोग का यहाँ पे tan 26 डिग्री। तो थीटा के जगह 26 लगा दिए तो tan 26 बराबर क्या आ गया cot 64। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ था tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री, तो इस tan 26 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cot 64 डिग्री, और नीचे भी वही है cot 64 डिग्री, सेम चीज है, कट गया, क्या बचा 1। तो ऑप्शन में देखो 1 कहाँ है, तो ऑप्शन में 1 यहाँ है, बी नंबर में। तो इसका आंसर क्या हो गया हम लोग का बी। तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ये पूरा फॉर्मूला हम लिख दिए हैं sin cos tan का, जो कन्वर्स करने का था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। तो ये आपको मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, ये भी वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है। अब यहाँ पे सेक दिया है, तो सेक का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है। सेक 90 माइनस ए इक्वल टू, ऑप्शन भी नहीं देखेंगे हम, खाली क्वेश्चन देखेंगे। सेक 90 माइनस ए किसके बराबर, तो सेक 90 माइनस है तो कॉसेक ए के बराबर होता है। ऑप्शन में देखो कॉसेक ए है, तो ऑप्शन में कॉसेक ए है। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का। तो ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपसे फॉर्मूला ही पूछ दिया, कोई बहुत ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला आपको याद है, आप ऐसे ही टिक मार दीजिएगा। अब 10 को देखो, ये 10 में क्या दिया, ये भी एकदम सिंपल आइडेंटिटी दिया, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसका फर्स्ट आइडेंटिटी। आपको फॉर्मूला याद है, आप तुरंत बनाइएगा। क्या क्वेश्चन पूछ दिया, बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो देखो कहीं पे 1 है, हाँ यहाँ पे 1 है। तो आपका आंसर क्या हो गया, इसका तो आंसर हो गया बी। तो और सिंपल है। अब आपको क्या कर देगा, यही साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह अलग अलग आइडेंटिटी दे सकता है।
यही क्वेश्चन को तो आप लोग को ध्यान क्या रखना है, जितना ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला सारा को अच्छा से याद कर जाना। टोटल मिला के 9 पेयर बनता है, उसमें पूरा 9 का 9 फॉर्मूला उसका याद कर जाना। फॉर्मूला याद रहेगा। ये क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। फिर यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक है, जब टीचर पढ़ाते होंगे तो बताते होंगे एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, वो पॉइंट क्या है जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मिलता है। एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे मिलता है उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ओरिजिन ये तो यहाँ एक्स के लिए भी 0 से 0 और वाई के लिए भी 0, तो इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका तो कोऑर्डिनेट होता है 0 0। तो 0 0 है, हाँ है, कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमको आंसर लिखना है इसका ए। आंसर हो गया हम लोग का ए। तो बहुत सिंपल है, आपको ध्यान क्या रखना है, कितना बेसिक्स, जितना भी चैप्टर का बेसिक्स है उसको एकदम छोड़ दिया चैप्टर का बेसिक्स, सिर्फ क्वेश्चन बनाने पे रहेगा, अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। बेसिक्स को लेके चलिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, बेसिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़िए। देखिए फिर है आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्या कहा है कि the coordinates of the middle point of the line segment joining the points -3 4 and 7 8। सेक्शन फार्मूला में मिड पॉइंट निकालने वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो सेक्शन फार्मूला में मिड पॉइंट का फार्मूला भी पढ़ाया गया है, तो उसको हम लिख देते हैं। आप लोग भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं तो बाद में ले लीजिएगा। तो मिड पॉइंट के लिए क्या फार्मूला, तो कहा कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है मेरा x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, और बीच में कोई पॉइंट आ रहा है जो एकदम बीच में, उसका मिड पॉइंट है, दोनों को बराबर रेशियो में बांट रहा है और उसका कोऑर्डिनेट है xy। तो ये x का वैल्यू कहाँ से निकलता है, तो x इज इक्वल टू निकलता है x1 प्लस x2 बाई 2, और y कहाँ से निकलता है, तो ये y1 प्लस y2 बाई 2। ये क्या हो गया, केस ऑफ मिड पॉइंट। जब ये p मिड पॉइंट होगा तब इस तरह से हम लोग को यूज करना है। तो करते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, इसका आंसर हम लोग देंगे, उसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व कर लेते, तो मिड पॉइंट निकालने मतलब x। तो यहाँ क्या क्या दिया है, -3, ये हम लोग का x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। चलिए तो x1 प्लस x2 करिए, x1 प्लस x2 बाई 2। तो 7 में से 3 गया तो क्या बचा, 4 बाई 2। y निकालिए, तो y कैसे निकालिएगा, तो y1 प्लस y2, तो y1 क्या है यहाँ पे हम लोग का 4 और y2 क्या है 8, तो 4 प्लस 8 बाई 2, 4 प्लस 8 बाई 2, ये क्या हो गया 12 बाई 2, इट मीन्स 6। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया मिड पॉइंट का 2 6। तो देखो 2 6 कहीं दिया हुआ है, 2 6 दिया हुआ है, ऑप्शन डी। आंसर हम लोग का आ गया डी। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन, तो ये भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में कोई बहुत टफ नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे आपको सिमिलरिटी का एक केस दिया है, कह रहा है पूरा कंडीशन दे दिया 2 ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए, और फिर अगर सिमिलर है तो क्या होगा, सिमिलरिटी का रिजल्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा। तो उसको देखते हैं, क्या लिखता है कि ट्रायंगल ABC और DEF इस प्रकार है कि AB बाई डी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है हमको कि AB बाई डी मतलब AB और D का रिलेशन है, इक्वल टू BC बाई EF मतलब BC और EF का रिलेशन है, इक्वल टू AC बाई DF मतलब ये जो AC है और ये DF है उसका रिलेशन है। तो ये AB बाई D बराबर BC बाई EF बराबर AC बाई DF, ये तो SSS से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो ये तो पूरा कंडीशन हमको दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर हो गया। तो मेरा ABC और DEF सिमिलर हो गया SSS से। अब सिमिलर हो गया तो क्या हो गया, कहता है 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो सारा साइड प्रोपोर्शनल होगा और सारा एंगल बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, मतलब एंगल ए जो है सो डी के बराबर होगा। तो ये एंगल है 40, तो ये एंगल है 40, तो एंगल डी भी 40। एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल बी 80, तो एंगल ई भी 80। एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा, तो ये एंगल सी और ये एंगल
एफ, ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन दोनों का तो वैल्यू ही नहीं दिया है। तो बहुत सिंपल है, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 40 प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। 80 40 120, 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सी आंसर में हम लोग का आ गया ऑप्शन सी। तो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन लेकिन रियलिटी वैसा है नहीं, एकदम बेसिक से क्वेश्चन दिया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 को देखिए। इस 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। ABC कैसा ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल जिसमें कहां पे बना हुआ है, बी पे बना हुआ है। तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। तो ये दोनों साइड इसका बराबर दिया हुआ है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो कभी किसी के बराबर होगा नहीं, बाकी दोनों साइड ही आपस में बराबर हो सकता है। तो ये दोनों साइड बराबर दिया, और क्या दिया है, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, BC 4 सेंटीमीटर, तो AB भी 4 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ AC। तो AC निकालिए, तो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग AC निकालेंगे। AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB क्या है 4, BC क्या है 4, 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16, 16 रूट 32। और रूट 32 बाहर कैसे आएगा, तो इसको तोड़िएगा तो 16 रूट 2, तो ये आपका 4 रूट 2 सेंटीमीटर आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कहीं पे 4 रूट 2 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो क्वेश्चन था वो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें नया क्या किया, तो खाली इसको लिख दिया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आपको एक ही साइड दिया। अब एक साइड दे दिया और कह दिया आइसोसेलेस, मतलब दूसरा वाला साइड तो इसका बराबर ही है, और AC आपको निकालने के लिए कह दिया। तो बस पाइथागोरस को लगाए और हम लोग इसको आसानी से निकाल दिए। कहता है कि लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज, याद करने वाला मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। सर्कल चैप्टर में टीचर पढ़ाए होंगे कॉर्ड का डिफिनेशन, तो बताया होंगे कि कॉर्ड क्या है। तो कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट whose end points lie on a circle। कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है। कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जिसका एंड पॉइंट किस पे लाई करता है, सर्कल पे लाई करता है। तो फिर कहता है कि तो लार्जेस्ट कॉर्ड कौन होगा, तो लार्जेस्ट कॉर्ड कौन होगा, तो लार्जेस्ट कॉर्ड उसका डायमीटर होगा। वो कॉर्ड जो सेंटर से होकर के गुजरे वही उसका लार्जेस्ट कॉर्ड होगा। तो वो लार्जेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं, डायमीटर ही बोलते हैं। तो वो लाइन या वो कॉर्ड जो सेंटर से होकर गुजर जाता है उसको डायमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, डायमीटर। तो इसका आंसर ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। 16 को देखो क्या पूछा है, कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। मतलब डायमीटर दिया, बोले इसका पेरीमीटर निकाला। तो ऐसे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर और सरकमफेरेंस दोनों एक ही चीज होता है। अगर सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है पाई इंटू डी। तो पाई इंटू डी का यूज करेंगे हम, और आर दिया रहता है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है हम लोग का 2 पाई आर। तो अभी कौन सा यूज करना है, अभी हमको डायमीटर दिया 14 सेंटीमीटर, उसको यूज करना है। तो अभी हम लोग यूज करेंगे 22/7 इंटू 14, 7 2 जा 14, 22 इंटू 2 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया हम लोग का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या बोला है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब सर्कल का आपको रेडियस दे दिया है 7 सेंटीमीटर और क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो बस फॉर्मूला आना चाहिए, सब डिडक्टिव क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। बस फॉर्मूला पे बैठाएंगे हम लोग 1/2 पाई 22/7 आर स्क्वायर 7 इंटू 7। ये 7 7 कट गया, 2 11 जा 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए कहीं 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाँ है। कहाँ है, तो ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या हो गया हम लोग का, बी।
तो सब डिडक्टिव है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग को ऐसे ही देख करके आगे बढ़ते जाना है, बनाते जाना है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, तो क्या कहता है, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, इफ द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर बी 14 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है जिसका माइनर सेगमेंट का एरिया आपको दिया हुआ है, माइनर सेगमेंट का एरिया आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका आपको रेडियस दिया हुआ है, और इसका हम लोग को क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, और निकालने के लिए क्या कहा है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलता है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमको दिया हुआ है 14, हम लोग बस इसको निकालेंगे 22/7, और आर भी दिया हुआ है हमको 7, तो ये क्या हो गया, 22 × 7 154 माइनस 14, बस घटाना है आपको 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 140 सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं पे है, तो हाँ है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये सारा आपका रफ वर्क है, इसको आप बना के नहीं दिखाना है, ठीक है, कॉपी के पीछे कर देना है, खाली आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो रफ वर्क में आप डायरेक्ट यहाँ से भी चालू कर सकते हैं, बस आपको ये याद रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, तो ये आपका जो है सो पार्ट दिमाग में रहना चाहिए। आप डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से बनाइए, आसान। 1 नंबर का क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, बस हम लोगों को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अब 19 नंबर में क्या पूछा है, इसका मोड क्या है, द मोड ऑफ दिस डाटा, द मोड ऑफ दिस डाटा, इस डाटा का मोड क्या है, तो बस मोड का डिफिनेशन मालूम होगा। तो द हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है, डाटा में जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया वही उसका मोड है। तो कौन सबसे ज्यादा बार आया है, देखो तो 1 2 3 बार आया है 9, और कोई दिख रहा है उससे ज्यादा बार नहीं दिख रहा, 9, इसका मोड कौन हो गया, 9। तो सबसे अधिक बार आने वाला इसमें जो ऑब्जर्वेशन है, जो डाटा है आपका, वही उसका मोड होता है, बस तुरंत बन गया क्वेश्चन। अभी 20 में क्या पूछा है कि एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या है, इन ए थ्रो ऑफ ए डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 5। तो अगर हम एक डाई को चलेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या बनेगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और आपका 6 भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6 बन गया। अब एक बार चले हैं तो 5 तो एक ही बार ना आ सकता है उसमें, तो 5 कितना बार, एक ही बार आएगा, मतलब पॉसिबल इवेंट कितना हो गया, 1, तो 1/6। अभी 5 की जगह 4 पूछ देता तो भी 1/6, 3 पूछ देता तो भी 1/6, 2 पूछ देता तो भी 1/6, क्योंकि एक नंबर बस एक ही बार आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का ये सब बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका हो गया। तो देखिए जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि 6/15 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसके लिए रियल नंबर का वीडियो मेरा देखिएगा, उसमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बहुत अच्छा से डिस्कस किया। फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो एक बार और हम बता देते हैं। तो कोई भी हमको रेशनल नंबर दिया हुआ है, वो कब टर्मिनेटिंग हो कब नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है, पहले तो जो रेशनल नंबर दिया है उसको उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो ये 3 से कटेगा, 3 2 जा 3 5, तो दिस गिव्स यू 2/5। अब इसका डिनोमिनेटर को देखो, ये 2 to the power n into 5 का to the power m, अगर इस फॉर्म में रहा, कौन रहा, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे तो ये 5 है, तो ये तो इस फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू मेरा 0 हो गया और m का वैल्यू मेरा 1 हो गया, तो ये इस फॉर्म में है, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम,
अब यहाँ पे ऑप्शन ABCD है नहीं, पूरा लिखना है टर्म। तो 6/15 टर्मिनेटिंग कैसे निकाले, पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़े और उसके बाद देखें उसका डिनोमिनेटर क्या इस फॉर्म में है, हाँ देखें हाँ इस फॉर्म में है, इसीलिए वो टर्मिनेटिंग नहीं रहता तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, पहला लाइन अगर कोई पढ़ाता होगा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का तो यही पढ़ाता होगा। या क्या है, तो द जनरल लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होता है, तो ये इस फॉर्म में होता है। ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको, तो इसका आंसर, तो इसको कोई बहुत ज्यादा डील करने का हम लोग को जरूरत नहीं है, ये फुल्ली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको याद है तो आप लिख पाइएगा और नहीं याद है तो आप सिर्फ अंदाज लगा पाइएगा। तो अंदाज सही या गलत तो में से कुछ भी हो सकता है, तो ज्यादा बेहतर है कि हम याद रखें कुछ बात। 23 क्वेश्चन में क्या लिखता है, b² - 4ac। अब बताइए, इसका परिचय पूछ रहा है कि b² - 4ac को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तब अब इसको तो बहुत अच्छा से आप लोग जानते हैं भाई कि इसको रूट नहीं कहते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट। मतलब पूछ रहा है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ लड़का खड़ा कर दिया, आपका क्लास का स्टूडेंट है, बोला बताओ इसका नाम क्या है, पहचानता है इसको, हाँ पहचानते हैं सर, डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac। आगे बढ़ते हैं। तो फुली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है, याददाश्त का जरूरत है। याददाश्त मजबूत रखिए, बहुत अच्छा नंबर आने वाला है जैकपॉट में। जैसा मॉडल सेट जारी किया उसको देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, फिर से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस ए होता है कि कॉस ए के होता है। याद है आपको, आपको याद है तो आप आराम से लिखिएगा कॉस ए के होता है, और नहीं याद है फिर अंदाज लगाइए। तो ज्यादा बेहतर है कि हम अंदाज नहीं लगाए, याद रखें। तो साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस ए के होता है। एकदम सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हंसते हंसते जवाब दे देना, 10 नंबर फ्री का। खाली मेहनत क्या करना है, थोड़ा सा याद करना है। याद करने में समय कितना लगेगा, बहुत ज्यादा तो 2 घंटा लगेगा, पूरा मैथ का बुक का पूरा फॉर्मूला और बेसिक रट जाइएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या पूछता है, हाँ अभी यहाँ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन ठीक है, इसको लाने के लिए मेहनत करना है। क्या मेहनत करना है, पूछता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 25 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट 25 है इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कौन है, 7 है कि 5 है। तो ट्रिक हम बता देते हैं। 25 वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट जो है सो मेरा, ये पॉइंट मेरा 25 पॉइंट होगा। अब पूछ क्या रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। मतलब एक तो कार यहाँ पे खड़ा है, उसको यहाँ पे जाना है, कितना दूरी तय करेगा, यहाँ लिख दिया किलोमीटर। तो 2 से ये पॉइंट तक गया तो कितना दूरी तय किया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हुआ, 5। और ये डिस्टेंस जो होता है आपको इसी कोऑर्डिनेट में मिलेगा। एक्स एक्सिस का अगर डिस्टेंस, किसी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालना है तो आप वाई का वैल्यू देखिए। किसी पॉइंट का डिस्टेंस आपको वाई एक्सिस से निकालना है तो आप एक्स का वैल्यू देखिए। तो यहाँ पे ये एक्स का वैल्यू था, ये वाई का वैल्यू था। डिस्टेंस हमको एक्स एक्सिस से पूछा तो हमको क्या देखना है, उस कोऑर्डिनेट का वाई एक्सिस। तो देखिए वाई एक्सिस में 5 है, वाई एक्सिस में 5 है। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हम लोग का 5। आगे बढ़ते हैं। अब लीजिए एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया एनसीईआरटी का ना, दूसरा पेज में यही सब फोटो बहुत सारा बना हुआ है, देखिएगा तो आपको दिखेगा। तो पूछ रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट। भैया कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता है सारा स्क्वायर, वो ये कोई स्क्वायर है और ये कोई स्क्वायर है, कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन ये सिमिलर होगा क्योंकि दोनों एक जैसा दिखने वाला है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल एक बराबर, इधर से डालो तो ये ढक जाए और इधर से देखो तो ये ढक जाए, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ढक ले। तो इसको इस पे डालेंगे तो ऐसा पोर्शन बनाएगा, इसको इस पे डालेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको दिखते रहे, उलटिएगा तो भले नहीं दिखे। तो ऑल स्क्वायर्स, यहाँ पे ध्यान देना, ऑल स्क्वायर्स। और एक पॉइंट हम बता देते हैं, 2 ही फिगर ऐसा है, सारा स्क्वायर और सारा सर्कल ये सिमिलर होता है। ये क्या होता है, सिमिलर होता है। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का, सिमिलर। और जो बात हम कहें उसमें याद क्या रखना है कि सारा स्क्वायर और सारा सर्कल क्या होता है, सिमिलर होता है। तो ये सब पूरा एकदम जो है सब परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिमिलरिटी का परिचय में सर आपको सुनाए हैं कि नहीं, स्कूल में सुनाए होंगे जरूर,
सिमिलरिटी का परिचय दिए होंगे तो बताए होंगे बहुत अच्छा से, तो आप कितना उनका बात को सुने उसी पे बेस्ट क्वेश्चन दिया है। तो आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या पूछता है, ए सर्कल कैन हैव, एक सर्कल का कितना टेंजेंट हो सकता है। तो टेंजेंट का डिफिनेशन मालूम है हम लोग को। टेंजेंट क्या कहते हैं, द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर थ्रू द सर्कल टचिंग द सर्कल एट वन पॉइंट। वो लाइन जो सर्कल से होके गुजरे और सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करे। तो इस सर्कल तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट से भी एक टेंजेंट जा सकता है, ये वाला पॉइंट से भी एक टेंजेंट जा सकता है, इससे होकर के भी यहाँ पे भी पॉइंट है, इससे भी होकर एक टेंजेंट जा सकता है, ये तो सेकंड हो गया। यहाँ से भी होकर के एक टेंजेंट जा सकता है, इस पॉइंट से होकर के भी एक टेंजेंट। तो ऐसा कितना टेंजेंट जा सकता है, तो वन तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा इसका, इनफाइनाइट। तो ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है, आपको बस याद रखना है कि एक सर्कल का कितना टेंजेंट होता है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट। 28 में क्या पूछा है, ये आपको पूछ दिया है, किसका फॉर्मूला पूछ दिया भाई, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पूछ दिया है। अब इसको हम क्या बोले, द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, जिसका रेडियस आर दिया हुआ है, तो पाई आर तो नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। फॉर्मूला याद है, आंसर आ गया। फॉर्मूला नहीं याद है तो अंदाज लगेगा और अंदाज गलत भी हो सकता है, तो बेहतर है फॉर्मूला याद करें। बार बार बोल रहे हैं, कुछ तो दम होगा बात में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, ये थोड़ा दिमाग लगा के नंबर लाना है। इसमें क्या दिमाग लगाना है हम बता देते हैं, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है, इफ द मीन ऑफ 3, 4, 5, 17x इज 6। मतलब आपको क्या दिया है, मीन आपको दे दिया है 6, मीन आपको दे दिया है 6, यहाँ पे दे दिया है मीन 6। कितना नंबर का दिया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर का मीन 6 है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 6। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जोड़ दीजिए सबको, 3 + 4 + 5 हमको सिखाना है, इसीलिए हम एक एक लिख के जोड़ रहे हैं। आप जब सीख जाइएगा तो ओरल कैलकुलेशन करिएगा। बाई कितना हो गया, 5 इज इक्वल टू 6। अब इसको जोड़िए, 3 4 7 5 12, 12 और 7 19 और 10 29, 29 + 1 से 5 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 6 या 30। 29 प्लस हो रहा है, दूसरा साइड जाएगा तो माइनस, तो 30 में 29 माइनस हुआ 1, ऑप्शन में भी 1। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का, इसका आंसर हो गया हम लोग का 1। तो इस तरह से आपको बनाना है। अब दिखाते हैं आपको, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बचा नहीं है इसमें। ओरल कैसे करेंगे, तुरंत कर लेंगे। इतना जो काम किए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पहुंच जा सकते थे। क्या करते, तुरंत जोड़ते। अच्छा, मीन 6 दिया है, कितना का है, तो 5 नंबर का, तुरंत माने टोटल सम तो 30 हो गए। तो इसको जोड़ देते, 4 दिन 7 5 12, 10 22 7 जो है सो मेरा 29 हो गया। 30 में 29 घटाते 1 आता, डायरेक्ट बनता। तो खैर अभी कंपटीशन निकालना नहीं है हम लोग को, जब निकालना रहेगा तब फिर सब बात करेंगे। तो इस तरीका से इसको हम लोग को बनाना है। आगे देखते हैं। तो ये भी बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मेमोरी आपको याद है, आपका जितना अच्छा समझ है आप उस हिसाब से आंसर दे सकते। क्या पूछा है, कहता है कि अगर ई श्योर इवेंट, मतलब निश्चित इवेंट है, ये होगा कि प्रणव सर वीडियो बना रहे तो मैथ ही पढ़ाएंगे, श्योर इवेंट है, होगा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होता है कि 1 होता है, तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है 1। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है 1। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये सर, तो इसका आंसर हो गया 1। तो हम लोग अभी सेक्शन ए का ये जो फिलअप वाला पार्ट था, इसमें भी क्या देखे, इसमें भी देखे या तो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड आ रहा था या फिर डिडक्टिव क्वेश्चन था। मेमोरी बेस्ड कहने का मतलब क्या, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि सिमिलरिटी कहते हैं तो किसको सिमिलरिटी कहते हैं जो है सो, या किसी का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का बताइए फॉर्मूला पूछ दिया, तो अगर आपको याद है तो आपको आसानी से आंसर आएगा। और 1-2 क्वेश्चन जो है सो थोड़ा सा जो है सो मेहनत वाला क्वेश्चन था, जैसे इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग डील कर रहे थे मीन वाला, तो प्रैक्टिस वो क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था वो भी डिडक्टिव क्वेश्चन। तो ज्यादातर देख रहे हैं कि जितना ऑब्जेक्टिव है उसमें या तो डिडक्टिव है या तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ज्यादा बेहतर है कि आप लोग अपना तैयारी
बिल्कुल एकदम रूट लेवल से कीजिए, बेसिक्स को अच्छे से पढ़िए, सारा डिफिनेशंस अच्छा से याद रखिए। ऐसा नहीं कि मैथ में डिफिनेशन का मतलब नहीं, बहुत मतलब है। अभी जो मॉडल सेट डिस्कस किए वहां पे आपको समझ में आ रहा हो कितना मतलब है, तो बहुत मतलब है। दूसरा फार्मूला सारा याद रहा, मैथ मतलब फार्मूला याद है तो आपको आएगा। तो इसके बाद हम लोग सेक्शन बी डील करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, तैयारी जारी रखें।